जरा कल्पना कीजिए कि किसी देश के दरवाजे पर दुनिया के सबसे खूंखार सेनाएं खड़ी हों, आसमान से लगातार बम गिर रहे हों। और ऐसे में कोई आपसे कहे कि अपनी पूरी सेना को ही भंग कर दो। बिल्कुल, मतलब देश के राष्ट्रपिता ये कह रहे हो कि हमें निहत्थे होकर सिर्फ अपनी आत्मिक शक्ति से दुश्मन का सामना करना चाहिए। सुनने में किसी को भी ये पागलपन लग सकता है ना? आज के समय में तो ये बिल्कुल ख्याली पुलाव लगता है, लेकिन भारत के इतिहास में 1940 के आसपास ठीक यही स्थिति थी। और ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं था। जी नहीं, ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा था जिस पर उस समय के सबसे बड़े नेताओं के बीच एक बहुत ही तीखी वैचारिक दरार पैदा हो गई थी। आज की इस गहन चर्चा में, यानी हमारी इस डीप डाइव में, हम इसी टकराव को समझने वाले हैं। हम 1939 से 41 के उस दौर में चलेंगे जहां महात्मा गांधी के अटूट सिद्धांत और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रैक्टिकल सोच आमने सामने आ गए थे। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले ये बताना जरूरी है कि आज हम जिन ऐतिहासिक तथ्यों पर बात कर रहे हैं उसका पूरा आधार रसेश पटेल का विस्तृत शोध है। जी, और जो लोग इस विषय के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और गहराई में जाना चाहते हैं, उन्हें रसेश पटेल के YouTube चैनल पर जरूर जाना चाहिए। सही कहा। आप youtube.com/rasesh4626 सर्च कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट sardarpatel.in पर भी इस विषय की पूरी फाउंडेशनल रिसर्च मौजूद है। इस पूरी रिसर्च का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो ये समझना है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया जल रही थी, तब भारतीय नेताओं ने अपने महान आदर्शों और देश की हिफाजत के बीच संतुलन कैसे बनाया। मतलब ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई का इतिहास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक आज़ाद राष्ट्र के अस्तित्व को बचाए रखने का, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सितंबर 1939 से इसे डिकोड करना शुरू करते हैं, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और यहीं पर ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी स्वाभिमानी देश को भड़काने के लिए काफी था। उन्होंने भारतीय जनता या नेताओं से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए भारत को सीधा इस महायुद्ध में धकेल दिया। ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले में किसी और ने पंगा ले लिया और नुकसान का पूरा बिल जबरदस्ती आपके नाम भाड़ दिया गया। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। अंग्रेजों का ये तानाशाही फैसला भारत के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था और इसी के विरोध में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था, है ना? जी, 7 प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि इस दबाव से अंग्रेज शायद बैकफुट पे आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा अलग सोच रही हूँ। क्या ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक नहीं थी? आप ऐसा क्यों मानती हैं? मतलब देखो, अगर आप सरकार में हैं, आपके पास थोड़ी बहुत ही सही लेकिन सत्ता तो है। इस्तीफा देने का मतलब तो ये हुआ कि आपने विरोध जताने के लिए चलती गाड़ी का स्टीयरिंग ही छोड़ दिया। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अब गाड़ी तो ढलान पर है और आपने कंट्रोल भी गवा दिया। क्या उन नेताओं को ये नहीं दिखा कि इस खालीपन का फायदा कोई और उठा लेगा? आप बिल्कुल सही नस पर हाथ रख रही हैं। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, अनजाने में ही सही उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया था। और उसी शून्यता ने उस असली सवाल को जन्म दिया जो आगे चलकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गले की हड्डी बन गया। बिल्कुल। सवाल ये था कि क्या भारत को ब्रिटेन की मदद करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो शर्तें क्या होंगी। और यहीं से कांग्रेस के भीतर 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसे हम धर्म बनाम नीति यानी क्रीड बनाम पॉलिसी की बहस कह सकते हैं। सही कहा। एक तरफ महात्मा गांधी थे, उनका नजरिया बहुत स्पष्ट था। वो मानते थे कि ब्रिटेन अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में उसकी मजबूरी का फायदा उठाना उनके हिसाब से अहिंसा के खिलाफ था। जी, क्योंकि गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का एक टूल नहीं था, वो उनके लिए एक धर्म था, एक अडिग आस्था थी। उनका तो यहाँ तक कहना था ना कि आजाद भारत को अपनी कोई सेना भी नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। वो चाहते थे कि आजाद भारत दुनिया के सामने एक आध्यात्मिक ताकत के रूप में खड़ा हो। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही भोलापन नहीं था? मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, शहर के शहर खंडर बन रहे थे। हाँ, और आप कह रहे हैं कि हम बिना सेना के सर्वाइव कर लेंगे।
एक आजाद देश बिना अपनी सीमाओं की सुरक्षा किए इस क्रूर दुनिया में कैसे टिक सकता है? और यही सवाल सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी जैसे नेताओं के दिमाग में भी हथौड़े की तरह बज रहा था। मुझे लगता है राजा जी और पटेल का नजरिया इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल था। बिल्कुल। इन नेताओं के लिए अहिंसा एक नीति थी, कोई अंधा आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, और नीति को हालात के हिसाब से बदला जा सकता है। मतलब जब सीमाओं पर जर्मनी या जापान जैसा क्रूर दुश्मन खड़ा हो तो सिर्फ अहिंसा का पाठ पढ़ाने से आप नागरिकों को कटने से नहीं बचा सकते। एकदम सही। ये सीधा सीधा एक राजनीतिक उपकरण और एक आध्यात्मिक आस्था के बीच का टकराव था, जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन मुझे एक बात हैरान करती है, जब घर के अंदर इतनी बड़ी वैचारिक लड़ाई चल रही थी तब बाहर अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज तो बस मौके की तलाश में रहते थे और उन्होंने बहुत शातिर तरीके से अपनी गोटियां बिठाई। उन्होंने क्या किया? नवंबर 1939 में वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया। और यहाँ उन्होंने अपनी पुरानी फूट डालो और राज करो वाली चाल चली, है ना? जी। उन्होंने शर्त रख दी कि ब्रिटिश सरकार भारत को कोई भी सत्ता तब तक नहीं सौंप सकती जब तक हिंदू और मुस्लिम, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, आपस में सहमत ना हो जाएं। अरे बाप रे, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्हें पता होगा कि जिन्ना और कांग्रेस के बीच सहमति बनना लगभग असंभव है। बिल्कुल। इस एक चाल से उन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा का बहाना बनाकर सत्ता हस्तांतरण को टाल दिया और जिन्ना को एक तरह की वीटो पावर दे दी। सही कहा। इसी ने आगे चलकर पाकिस्तान के मांग को एक नई रफ्तार दी। अंग्रेजों ने उस इस्तीफे वाले वैक्यूम का पूरा फायदा उठाया। और इसी बीच दुनिया भर में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अप्रैल 1940 आते आते तो हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे को रौंद डाला था ना? हाँ, पूरा यूरोप कांप रहा था। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश संसद के अंदर कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा था। अच्छा, वहां क्या चल रहा था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम के एक ब्रिटिश सांसद थे। उन्होंने संसद में खड़े होकर सीधे अपनी ही सरकार के पाखंड पर हमला कर दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया? क्रिप्स ने कहा कि ब्रिटेन दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहा है कि वो लोकतंत्र और आजादी को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो फिर वही ब्रिटेन भारत को उसका अपना शासन देने से इनकार कैसे कर सकता है? ये तो बहुत ही तार्किक सवाल था। कोई बच्चा भी ये दोगलापन समझ जाए। बिल्कुल। इस सवाल ने विंस्टन चर्चिल की सरकार को काफी असहज कर दिया था। लेकिन जब कुछ ब्रिटिश नेता खुद इस पाखंड को देख पा रहे थे तो फिर सरकार अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार क्यों नहीं थी? देखो, सत्ता का मोह बहुत अंधा होता है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी जानते थे कि भारत उनके ताज का सबसे कीमती हीरा है। और उन्हें युद्ध के लिए भारत का पैसा और अनाज भी तो चाहिए था। पैसा, अनाज, सैनिक, सब कुछ चाहिए था, लेकिन अधिकार कुछ नहीं देना था। इसलिए उन्होंने क्रिप्स जैसी आवाजों को अनसुना कर दिया। और इन बिगड़ते ग्लोबल हालात ने भारतीय नेताओं को उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां से एक बहुत ही दर्दनाक अलगाव की शुरुआत हुई। आप जुलाई 1940 की उस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की बात कर रही है ना? जी, दिल्ली वाली बैठक। वहां क्या हुआ था? वहां राजा जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे पटेल और नेहरू का पूरा समर्थन मिला। इस प्रस्ताव में क्या था? इसमें अंग्रेजों के सामने एक डील रखी गई। कहा गया कि अगर ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का पक्का वादा करे तो भारत इस युद्ध में सक्रिय रूप से साथ देगा। सक्रिय रूप से मतलब सैन्य सहयोग, हथियार उठाना? बिल्कुल, सेना भेजना, हथियार उठाना, सब कुछ। लेकिन ये तो गांधी जी के अहिंसा के मूल सिद्धांत पर सीधा सीधा हमला था तो सही। और ये फैसला लेना सरदार पटेल के लिए कोई आम राजनीतिक फैसला नहीं था। पटेल ने तो 20-25 साल गांधी जी के साये में काम किया था ना? वो तो उनके राजनीतिक गुरु थे। जी। पटेल ने खुद कहा था कि इस फैसले का समर्थन करना उनके लिए शरीर पर से चमड़ी उतारने जितना दर्दनाक था। ये उपमा सच में एहसास दिलाती है कि वो अंदर से कितने टूट गए होंगे। बिल्कुल। ये तो वैसा ही उबेर जैसे किसी को अपने सबसे बड़े मेंटर के सबसे बुनियादी विश्वासों के खिलाफ जाकर एक कठोर सच्चाई को चुनना पड़े। सही कहा आपने। जब कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पास किया तो गांधी जी का रिएक्शन क्या था? वो तो बुरी तरह आहत हुए होंगे। गांधी जी बहुत ज्यादा निराश हुए थे। उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन बंधु में एक लंबा लेख लिखा था। क्या लिखा था उसमें? उस लेख का शीर्षक ही उनकी मानसिक स्थिति बयां करता है, अरण्य रुदन। अरण्य रुदन मतलब जंगल में रोना। हाँ, क्राइंग इन द विल्डरनेस। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा जीवन का काम, 20 साल का अहिंसा का प्रयोग, एक झटके में खारिज कर दिया गया हो। लेकिन गांधी जी को ये समझना चाहिए था ना कि देश खतरे में है।
क्या उन्हें वाकई लगता था कि करोड़ों निहत्थे भारतीय प्रार्थना करेंगे और जापान की सेना वापस लौट जाएगी? देखो, गांधी जी की सोच को आज के यथार्थवादी चश्मे से समझना थोड़ा मुश्किल है। वो मानते थे कि अगर लाखों लोग बिना हथियार उठाए अपनी जान देने को तैयार हो जाएं, तो कोई भी क्रूर सत्ता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन पटेल के लिए ये आध्यात्मिक प्रयोग करने का समय नहीं था। उन्हें आसमान में मंडराते खतरे साफ दिख रहे थे। बिल्कुल। और पटेल ने अपनी इस बेचैनी को सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रखा। हाँ, 18 जुलाई 1940 को उन्होंने अहमदाबाद में एक बहुत ही अहम भाषण दिया था, LD आर्ट्स कॉलेज में। वो भाषण उस दौर की व्यावहारिकता और पटेल की दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने युवाओं से सीधे सीधे क्या कहा? उन्होंने फ्रांस का उदाहरण दिया। फ्रांस उस समय एक बड़ी सैन्य ताकत था, लेकिन हिटलर के सामने सिर्फ 2 हफ्ते में ढह गया। अरे बाप रे, सिर्फ 2 हफ्ते में? जी। पटेल ने युवाओं से कहा, गांधी जी कहते हैं कि 20 साल अहिंसा का प्रयोग किया, अब इसे और बढ़ाएं, लेकिन हमारी स्थिति अलग है। उन्होंने साफ कह दिया कि बाहरी आक्रमण को सिर्फ अहिंसा से रोकने की ताकत हम में नहीं है। एकदम स्पष्ट शब्दों में। सोना करता पीलू शू। मतलब अगर अहिंसा से ही रक्षा हो सकती तो सोने से ज्यादा पीला क्या? ये तो बहुत ही सटीक तंज था। बिल्कुल, मतलब अगर बिना गोली चलाए हम देश को बचा लें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? लेकिन पटेल जानते थे कि असली दुनिया ऐसे काम नहीं करती। सही कहा। पटेल ने साफ कर दिया कि अहिंसा एक बेहतरीन रास्ता है, लेकिन वो हर मर्ज की दवा नहीं है। तो उनकी असल मांग क्या थी? उनकी शर्त थी कि आजादी मिले और सेना का हिंदीकरण हो। हिंदीकरण से उनका मतलब था कि कमान भारतीयों के हाथ में हो। जी, भारतीय सैनिक अपने देश की मिट्टी के लिए लड़े, किसी ब्रिटानी साम्राज्यवाद के लिए नहीं। मुझे यहाँ पटेल के दिमाग में चल रहे गहरे डर का एहसास हो रहा है। कैसा डर? क्या पटेल को लग रहा था कि अगर इस महायुद्ध में ब्रिटेन हार गया, जो कि उस समय संभव लग रहा था, तो भारत पूरी तरह से अनाथ हो जाएगा? ये डर 100% वास्तविक था। मतलब कोई रक्षा प्रणाली नहीं, बस करोड़ों लोग जापान या जर्मनी की गुलामी के लिए छोड़ दिए जाएंगे। आप जून 1940 के हालात देखिए ना। हॉलैंड, बेल्जियम कुचले जा चुके थे, फ्रांस ने घुटने टेक दिए थे, ब्रिटेन पर खुद भयानक हवाई हमले हो रहे थे। अगर ब्रिटेन गिर जाता तो भारत को हथियाने के लिए जापान तेजी से आगे बढ़ता। और अगर हमारे पास अपनी कोई फौजी नहीं होती तो हम उनका मुकाबला कैसे करते? क्या हम फिर से एक नई गुलामी में चले जाते? यही तो पटेल की सबसे बड़ी चिंता थी। ये विश्लेषण इस पूरे दौर को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब 1939 से 41 का समय सिर्फ आजादी मांगने का दौर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये भारत के लिए एक बहुत गहरी आत्मखोज यानी सोल सर्चिंग की प्रक्रिया थी। ये तय करने का समय था कि आजाद भारत का सुरक्षा ढांचा कैसा होगा। राजा जी का वो प्रस्ताव असल में आजाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का पहला ब्लूप्रिंट था। और इसी वैचारिक मंथन ने स्वतंत्र भारत के रक्षा ढांचे की नींव रखी। सोचिए, अगर पटेल और नेहरू ने उस दिन अहिंसा की जिद पकड़े रखी होती तो शायद 47 में हमारे पास वो सेना ही नहीं होती जो कश्मीर को बचा पाई। सही बात है। उन्होंने समय रहते समझ लिया कि जब राष्ट्र के अस्तित्व पर खतरा हो तो नीतियां बदलनी पड़ती हैं। मतलब एक महान राष्ट्र सिर्फ ऊंचे आदर्शों से नहीं बनता, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत ढाल भी चाहिए। और पटेल का यही यथार्थवाद गांधी जी के आदर्शवाद पर भारी पड़ा। तो इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार पर आना चाहती हूँ जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। जी बताइए। आज हम 21वीं सदी में हैं। आज खतरा सिर्फ टैंकों से नहीं है, अब अदृश्य हमले होते हैं, जैसे साइबर वॉरफेयर, AI ड्रोन्स, स्पेस वेपन्स। दुश्मन अब सर्वर और पावर ग्रिड्स में भी बैठा हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब युद्ध का स्वरूप इतना अदृश्य हो गया है, तो क्या कोई देश आज के दौर में डिजिटल अहिंसा का सपना देख सकता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर इस नए अदृश्य युद्ध में शांति बनाए रखने के लिए हमें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक अदृश्य हथियार बनाने ही पड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो पटेल और गांधी की उस बहस को सीधे आज के डिजिटल युग में लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको खुद विचार करना चाहिए। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली डीप डाइव में एक और नए और अनछुए विषय के साथ।